हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। इंग्लिश में डू एज डायरेक्टेड देखेंगे बच्चों। भले ही यहां पर कम क्वेश्चन कराऊं, लेकिन आप लोगों को बारीक से समझना है, क्योंकि ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, द बॉय इज माई कजिन, मतलब जो लड़का मेरा चचेरा है। द बॉय इज बेयरिंग ए रेड शर्ट, जो कि लाल जो है शर्ट पहन रखा है। अब देखिए यहाँ पर बोला है री राइट द पेयर ऑफ सेंटेंस, मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ना है हु शब्द का प्रयोग करके। तो यहाँ पर कैसे, जैसे बोला गया द बॉय इज माई कजिन, जब भी हु शब्द का प्रयोग करेंगे तो पहले इसका अर्थ समझो। हु मतलब होता है जो वह लड़का है, मतलब जो लड़का, ऐसा देखिए यहाँ पर पहले हिंदी समझेंगे कि लड़का मेरा चचेरा है। वो लड़का जो है रेड शर्ट पहना हुआ है, लाल शर्ट पहना हुआ है। तो यहाँ पर आप बताओगे जो लड़का रेड शर्ट पहना है यानी लाल शर्ट पहना है वो चचेरा है। इस तरीके से सेंटेंस को सेट करना है। जैसे मान लीजिए जो लड़का क्या पहना हुआ है, रेड शर्ट, तो आप लिखोगे ना द बॉय हु बियरिंग रेड शर्ट माई कजिन। ऐसे लिख सकते हो कि जो लड़का रेड शर्ट पहना है वो मेरा क्या है, कजिन है। इस तरीके से तो इसका आंसर हो जाएगा। पहले आप लोग सब्जेक्ट जो भी है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। द बॉय जो यानी लड़का जो क्या पहना हुआ है, बियरिंग ए रेड शर्ट, क्या हो जाएगा बच्चों, इज लगा देना। इज यहां भी है, इज यहां भी है, तो इज वियरिंग ए रेड शर्ट, वो लड़का जो रेड शर्ट पहना हुआ है। रेड शर्ट क्या है, पहना हुआ है। ही इज माई कजिन, ठीक है। तो यहां पर ही नहीं लगाना है, सब्जेक्ट एक ही रहेगा। इज माई कजिन लिख देना है बस, इज माई कजिन। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। जब भी बात करेंगे, ठीक है, मतलब लास्ट वाले सेंटेंस को पहले लिख देंगे कि द बॉय, फिर हु लिख करके इज बियरिंग ए रेड शर्ट, ठीक है, इज माई कजिन। सिंपल है। अब इसको थोड़ा ट्रिकी समझो। पहले आप लोगों को सब्जेक्ट सेम दे रखेगा तो सब्जेक्ट लिखना है और हु लगा करके दूसरा सेंटेंस, फिर पहले सेंटेंस को लिख देना है। फिर से समझो, ट्रिक समझो कि पहले आप लोगों को दोनों जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है, फिर हु लगा करके दूसरा सेंटेंस, इज बियरिंग ए रेड शर्ट इज माई कजिन, पहला सेंटेंस लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद है बच्चों कि क्लियर हो गया होगा। दूसरा सेंटेंस पढ़िए बच्चों। हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। अब देखो, स्टूडियस मतलब अध्ययनशील। हिज ब्रदर, उसका भाई बहुत ही ज्यादा पढ़ने में यहाँ पर व्यस्त रहता है, अध्ययनशील रहता है। हिज रेयरली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब कहीं ना कहीं एंजॉय के लिए बहुत ही कम समय उसके पास रहता है। रेयरली यानी कभी कभार, फाइंड नहीं पाता है टाइम। अब इसका जो हमको प्रयोग करना है सो दैट का, देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम बताएंगे। जब भी बच्चों भेरी आ जाए, यहाँ पर देखिए भेरी के जगह सो का प्रयोग करते हैं, और बीच में जो आपका यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ते हैं वहाँ पे दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस, ठीक है। इतना लिख दोगे आप लोग कि हिज ब्रदर इज, भेरी की जगह सो स्टूडियस, फिर आपको दैट लगाना है। क्या लगाना बच्चों, दैट। फिर आपको दूसरा सेंटेंस लिखना है, ही रेयरली फाइंड टाइम, दैट ही रेयरली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। अब डू एज डायरेक्टेड में टाइम लगेगा। कोई सोचेगा कि 2 मिनट में सुपर फास्ट हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करके, क्योंकि इसको समझाना पड़ता है। तो सो दैट का प्रयोग यदि आ जाएगा तो भेरी के लगाए सो लगाओ, दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस जोड़ दो, बस सिंपल है। अगला आप देखिए, हर पेन पुट इंक सम सी इन, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसका आंसर, सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट, हर जो है ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि भाई सी का हर होता है, इसलिए तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हर के साथ साथ पेन भी, तो हर पेन ऑब्जेक्ट हो गया। और देखो सब्जेक्ट सी सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
सब्जेक्ट के बाद आपका होता है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं लेकिन वर्ब है, पुट, पुट, ठीक है, पुट। और आपका हर पेन जो होगा ऑब्जेक्ट लास्ट में। अब बचा क्या, इंक, सम, इन। तो इन सम तो कर नहीं सकते, सम इंक, कुछ इंक कर सकते हैं हम, सम इंक यानी कुछ इंक, ठीक है। कहाँ है बच्चों, इन हर पेन, उसके पेन में। सी पुट एनीवेयर रखा, सम इंक इन हर पेन, उसके पेन में। सिंपल, ये देखो ये मीनिंगफुल हो गया। अर्थ निकलना चाहिए, पहले आप सब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखना है, फिर इसमें जिसमें जो जुड़ रहा हो तो बिल्कुल एकदम उसका अर्थ निकले, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में नेहा सेड, तो इसका आंसर हो जाएगा नेहा सेड ही, डायरेक्ट। यदि यहां पर मान लीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसको चेंज करते, वैसे भी ये सेकंड थर्ड है तो नेहा सेड का सेड हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी इन दोनों के बीच में दैट का प्रयोग करते हैं, अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे नेहा है तो सी का प्रयोग करते, जैसे राम होता तो ही का प्रयोग करते, तो नेहा के लिए सी का प्रयोग करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म सी वांटेड, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर थोड़ा सा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर यहां पर है क्या, टू ओपन दैट, दिस का दैट हो जाएगा, टू ओपन। जब भी दिस हो तो दैट हो जाता है इनडायरेक्ट में, दैट बैग। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर नेहा सेड, यदि जैसे टेल होता है तो टोड लग देते, से तो सेड हो जाता। यदि से होता नेहा से तो हम सेड लगा देते, से सेड सेड। टोल होता तो टोल्ड लगा देते। वर्ब का यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो उसके द्वारा कहा गया, ठीक है, तो वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पे आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगता है, से का सेड हो जाता है, टो जैसे टेल का टोल्ड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बांट का वांटेड हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है ध्यान रखना, यदि स्त्री है लिंग है बच्चों, मतलब जैसे मान लीजिए कोई लड़की का नाम है तो सी लगाना, और यदि किसी लड़के का नाम है तो ही लगाना। अगला सेंटेंस आपका बहुत ही सरल है, दे आर फ्लाइंग किट्स यानी काइट्स, पतंग। चेंज द वॉइस, वॉइस के लिए क्या करते हैं बच्चों, आंसर, यहां भी आंसर लिख लेना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट काइट्स होता है। अब दे आर फ्लाइंग, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और जब इसको वॉइस में चेंज करते हैं तो जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए काइट्स, पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, क्या हो जाएगा, काइट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों। अब काइट्स के साथ ये बहुवचन है और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो बहुवचन के साथ आर ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब भी हम जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर ये फ्लाइंग, फ्लाई, फ्लू, फ्लाउन या FLOWN लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे FLOWN वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ING तो लगा नहीं सकते, तो ING के लिए हम बी के साथ ING लगा देते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्योंकि भाई साहब यहाँ पर तो हम सेंटेंस के आधार पर समझेंगे, पूरा वॉइस तो नहीं समझा सकते। तो यहां पर हो जाएगा काइट्स आर बीइंग फ्लॉन। अब यहां पर लास्ट में ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगना ही लगना है, बाय, और दे का हो जाता है देम, दे का क्या हो जाता है, देम। ही का यहां पर बच्चों यदि सी होता तो सी का हर, ही का हिम, ठीक है, बी का अस। मान लीजिए सब्जेक्ट में ही है तो आपका हो जाएगा हिम, सी का हर, यदि बी होता है तो अस, दे का देम, यू का यू होता है। तो ये आपका हो गया बच्चों 5वां नंबर। इसके बाद आपको वर्ब करेक्ट करना है, वर्ब को बोला है कि करेक्ट करो। जैसे वर्ब यहां पर लाइव लिखा है, इसको करेक्ट बनाना है। बी लाइव हर सिंस, जब भी सिंस का यहां पर प्रयोग हो जाता है इसका मतलब ये हो गया कि आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या प्रयोग होता है, बीन का प्रयोग होता है, वर्ब के साथ बीन। जैसे मान लीजिए, और यहां पे आपका हो जाएगा बी, आंसर लिखता हूं ना, बी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नहीं कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। यहां पर जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, मान लीजिए इसको प्रेजेंट में ही बना सकते हैं हम, पास्ट में भी बना सकते हैं, फ्यूचर में बना सकते हैं, प्रेजेंट में बनाते हैं, तो बी के साथ लगेगा हैव, ठीक है बच्चों, और हैव के साथ लगेगा बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन लगता है, तो बी के साथ हैव बीन लगेगा। लाइव का हो जाएगा LI
VING, वर्ब का यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म लग जाता है। फिर बच्चों क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हर, वर्ब का शुद्ध रूप लिखना था इसलिए इसको सेंटेंस बना रहे हैं, हर। फिर हो जाएगा SIN सिंस, ठीक है, 1952। यहाँ पर यदि हैड भी लगाते ना, हैव के जगह, तो ये पास्ट में बन जाता। इसमें ये नहीं बोला था पास्ट में बनाओ कि प्रेजेंट में बनाओ, सिर्फ इसमें ये बोला था कि वर्ब का शुद्ध रूप करना था। तो हमें ये पहले पहचानना पड़ता है कि किस सेंटेंस का ये मतलब किस टेंस का वाक्य है, तब तो हम उसको लगाएंगे। तो ये हमने पता करा कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर या पास्ट किसी का भी बना सकते हो, तो यहाँ पे आपका गलत नहीं होगा। यदि बी हैड बीन लिविंग भी लिख दोगे तो भी चलेगा, राइट आंसर कहलाएगा। अभी 6 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि इसको मैं समझाते हुए चलता हूँ। डू एज डायरेक्टेड ऐसा होता ही है, इसलिए तो इतना लेट हो गया अभी तक बनाए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बच्चों। सोचो कि 2 मिनट में तो संभव नहीं है। अगला प्रश्न बच्चों, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। इसमें आपको नाइदर नार का प्रयोग करना है और इसको सेंटेंस को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना। मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखा हूं, ये तो यहां पर लिखना पड़ता कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नार। नाइदर नार का प्रयोग कहाँ करते हैं, यहाँ पे नाट में नाइदर और यहाँ पे जो नाट है वहाँ पे नार का प्रयोग करेंगे। और जैसे मान लीजिए 2 सेंटेंस है, उसको एक सेंटेंस में बनाएंगे, तो 2 सब्जेक्ट को हम एक ही सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। 2 सब्जेक्ट नहीं कि सीता है यहाँ पे सी है, दोनों जगह ऐसा नहीं करना है। मतलब दोनों वही है भाई, यहाँ पे सीता बोला कि भैया सीता डज नॉट सिंग, गाना नहीं गाती है, और वो डांस भी नहीं करती है, वह डांस भी नहीं करती, तो 2 सब्जेक्ट की जगह एक सब्जेक्ट। तो आंसर लिखते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीता। भाई जो सब्जेक्ट है उसे तो लिखना पड़ेगा। फिर बच्चों हमने क्या कहा है आपको कि भाई साहब यहाँ पर आपका नाट की जगह नाइदर, ना तो वो क्या करती है गाना गाती है और ना ही वो डांस करती है। अब जब एक चीज और है यहाँ पर याद करना कि भाई साहब जब हम ये निगेटिव सेंटेंस है इसको अफर्मेटिव में बदलते हैं, तो अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता, तो सीधा डू डज तो लगाना ही नहीं है सीधा, ठीक है। तो सीता अब डज नहीं लगेगा क्योंकि ये निगेटिव था तो डज लगा था। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पता है डू डज नहीं लगता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता, तो हो जाएगा सीता नाइदर, नाइदर सिंग, ठीक है। फिर इसको हटा दो, नार डांस। बिल्कुल सिंपल है। मतलब यहां पर नाइदर नार का प्रयोग करते समय दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सब्जेक्ट लिखना है, निगेटिव है उसको अफर्मेटिव में बनाना है, अफर्मेटिव में जो सब्जेक्ट में के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगे। यहाँ पे डू डज निगेटिव में, अफर्मेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है तो नहीं जोड़ा हमने, और नाट के जगह ये आपका नाइदर और नार का प्रयोग होता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर गुप्ता टीच अस हिंदी। मतलब गुप्ता जी हमें पढ़ाते हैं क्या, हिंदी। इसको चेंज करना है, द वॉइस में चेंज करना है। देखो बच्चों सबसे पहले टीच अस हिंदी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब इसको वॉइस में चेंज करते हैं तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलता है। ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस जब चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है। तो भाई साहब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा। तो सबसे पहले वॉइस बनाते समय हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा पहले आप देखो भाई ऑब्जेक्ट क्या है, अस। अस का यहां पर जब लिखेंगे तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। और बी के साथ हमारा इज एम आर क्या लगता है बच्चों, आर। आप कहोगे सर आर कहां से आ गया, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जब भी हम क्या बनाते हैं हम वॉइस चेंज करते हैं। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बी आर ये लग गया। इसके बाद वर्ब का जो होता है वो आपका थर्ड फॉर्म लगता है, टीच टाट टाट, तो आपको हो जाएगा TAUGHT, TAUGHT। तो बी आर टाट क्या पढ़ाया उसने, हिंदी। क्या पढ़ाया बच्चों, हिंदी। हिंदी HINDI किसके द्वारा, बाय। बाय किसके द्वारा, मिस्टर गुप्ता जी के द्वारा। तो किसके द्वारा, लास्ट में बाय। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट में आपका जो सब्जेक्ट रहता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे लास्ट में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले बाय आपको लगाना ही लगाना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। मैं आपको 2-4 वीडियो यदि डू एज डायरेक्टेड का दे दूंगा
तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। कभी भी ये मैं नहीं कह सकता हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन बच्चों इसी प्रकार से आएगा ये जरूर कह सकता हूं। इसके बाद अगला जो है ही इज टू बिग टू स्टैंड। अब यहाँ पर जो टू और टू है इसके जगह सो दैट का प्रयोग करना सीधा है। भेरी के जगह एक सो दैट का प्रयोग करने के लिए आता है, या टू और टू की जगह वहां पर आपने भेरी का समझा, यहाँ पे टू और टू के बीच। जैसे मान लीजिए जब आप इसका आंसर लिखोगे आंसर, तो सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट है ही इज, अब फिर आप इस टू की जगह सो लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों? सो, क्योंकि पहले आपका क्या है? सो। ठीक है, ही इज सो बिग, ही इज सो बिग, यहां तक क्लियर है। ही इज सो बिग, इसके बाद आपको दैट लगाना है, दैट। फिर आपका यहीं से भाई देखो एक सब्जेक्ट हो गया, ही इज सो बिग, फिर आपको लगाना है ही। अब यहां पर आपको निगेटिव में बदलना है कि वह नहीं खड़ा हो सकता, दैट वो इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट वो खड़ा नहीं हो सकता, स्टैंड। इस प्रकार से कुछ भी नहीं है बच्चों। यहाँ पे टू के जगह आपको सो लगाना, ही सो बिग दैट, इतना कि ही कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, इस तरीके से आपको सो दैट का प्रयोग करना है। अगला बच्चों, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। बच्चा जो है चिल्लाया। देखो यहाँ पर चिल्लाया, तो ये आपका पास्ट का टेंस है। ठीक है, ये पहली बात तो ये पता है कि पास्ट का है। ठीक, इसको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बाजबर लगता है, तो देखो द चाइल्ड हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा देखिएगा, द चाइल्ड ये आपका सब्जेक्ट हो गया। चाइल्ड यानी बच्चा है, एक वचन है, तो इसके लिए आपका लगेगा बाज। और बच्चों जब भी कॉन्टिन्यूअस दिख जाए तो वर्ब के साथ आईएनजी तो लगाना ही है भाई। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बाजबर लगता है, एक वचन के साथ बाज लग गया। क्राइड का क्राई मतलब होता है चिल्लाना, तो CRY क्राइंग हो गया। किसके लिए? फॉर मिल्क, तो फॉर मिल्क कुछ भी नहीं है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य था। इसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करा। पास्ट इंडेफिनिट में था, ऐसा कैसे पता चला? क्राइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, तो द चाइल्ड बाज हो जाएगा क्राइंग फॉर मिल्क। चीजें क्लियर है? और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप लोग भटको ना भाई साहब। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं मिलता। अब जैसे इसका आप लोग आंसर बनाइए, इसको बिल्कुल एकदम मीनिंगफुल जो सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले आप सबको पता है राजू, राजू, और ये मॉडल है बच्चों, सब्जेक्ट के बाद ही मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे यू कैन गो, यू कैन नॉट गो, ये सब तो कैन का प्रयोग, यदि कुड का प्रयोग आ गया, मॉडल्स का प्रयोग तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही करते हैं। एक प्रकार से ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब की भांति कार्य करता है। और इसके बाद जस्ट हम वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब की भांति ये मॉडल प्रयोग होता है। तो राजू कैन राइट लिख सकता है, किसके साथ में? हैंड, तो हैंड आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइदर EITHER, आइदर विथ हैंड, तो ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत है। ये आइदर बच्चों यहां पर होगा, विथ आइदर हैंड, यहां पर EITHER। ठीक, ये हो जाएगा, अब सेंटेंस सही होता है। देखिए मैं आपको रियलिटी बताता हूं, यदि मेरा इंग्लिश वीक है बच्चों तो मैं खुद इसको एनालिसिस करता हूं, थोड़ा सा पढ़ के आता हूं, तभी आपको पढ़ाता हूं। क्योंकि बच्चों का डिमांड रहता है कि सर आपको वीडियो बनाना ही है, तो मुझे भले पढ़ना पड़ जाए लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इसमें आपसे कोई बोले कि नो सूनर का प्रयोग करना, देखिए नो सूनर, नो सूनर देन, है ना, देन का प्रयोग होता है बच्चों। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस देखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है? पास्ट का, गेट से, पास्ट में डिड लगता है। तो सबसे पहले तो आपको नो सूनर का प्रयोग करना है, तो यहां पर आपको लिखना है नो सूनर, नो सूनर। ठीक, इसके बाद जैसे गेट्स है, पास्ट इंडेफिनिट का है, इसमें लगेगा बच्चों क्या? यहां पर आपका गेट्स है, नहीं पास्ट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, SAES है ना, SAES है, तो इसलिए इसमें लगेगा डज। डज क्यों लगेगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। फिर हो जाएगा ही, अब यहां पर SAES हटा देना। ठीक है,
ही गेट हिज सैलरी देन। फिर जो दूसरा वाक्य है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग। ठीक है, यहाँ पर इट भी है तो यहाँ पर हो जाएगा ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ये हो जाता है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि किस टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में डज का प्रयोग होगा, क्योंकि भाई साहब ही के साथ डज ही लगता है। आई बी यू दे होता तो डू का प्रयोग करते। अभी यहाँ पे यदि पास्ट इंडिफिनिट होता तो डिड का प्रयोग करते। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको, क्योंकि भाई साहब एक प्रकार से ये इंट्रोगेटिव के लिए, भाई पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया तो इंट्रोगेटिव के लिए, तो इसलिए हम डज का प्रयोग बनाते, मतलब पहला स्टेप यही हो जाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने बहुत कुछ कोशिश की बच्चों आप लोगों के लिए। टाइम लगता है डू एज डायरेक्टेड में, और आप लोग कहोगे तो ऐसे वीडियो आएंगे, और आप लोग कहोगे भैया ऐसे नहीं देना है, तो उस पर आपका रोक लग जाएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।